कई कई घंटों तक वार्ता हुई और वार्ता बेनतीजा ही रही। साफ नजर आता है कि चीन की मंशा ही नहीं है कि इसे सुलझाया जा सके। देखिए, जब हम वार्ता करते हैं तो हम हाई पोजीशन से अगर बात करते हैं तब दूसरे वाला हमारी बात सुनता है। अगर हम लो पोजीशन से बात करते हैं तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उससे विनती कर रहे हैं, और विनती को आजकल कोई नहीं समझता है। एक मैं छोटा सा कविता मैंने पढ़ी थी बचपन में, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी वो सांप जिसके पास जहर होता है उसी से सब लोग डरते हैं। वो क्षमा कर दे तो क्षमादान माना जाता है, लेकिन जिसके पास जहर ही नहीं है वो क्या किसी को क्षमा करेगा। तो भारत ने अब ये दिखाया है कि जरूरत पड़ने पर हम जहर भी रखते हैं और काट खाने की हिम्मत भी रखते हैं। तो अभी जो बातचीत होगी, क्योंकि हमने उनके, चाहे वो गलवान का बैटल हो, अभी आपने देखा सामने निकल के बातचीत आ रही है कि उनके 40-50 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, और अभी भी जो हाइट्स हमने पकड़ी हैं और उसमें जो न्यूज़ आ रही है, चाइना अभी बैकफुट पे है। तो अभी जो बातचीत होगी वो हम हाई पोजीशन से, मॉरल एसेंडेंसी से बात करेंगे। तो चाइना अपने आप खुद कह रहा है कि अभी नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ। जैसे ये हरकत हुई, दूसरे दिन सवेरे चाइना ने बोला कि ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत करिए, लेकिन पहले हम कहते थे और वो बातचीत करने नहीं आते थे, और बातचीत करते थे तो बात को मानते नहीं थे। तो जैसा दुश्मन होता है उससे उसी तरह व्यवहार किया जाता है। चाइना बहुत कनिंग है तो उससे कनिंग में ही डील उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी, तभी वो समझेगा। क्योंकि भारत हमेशा से नीति यही रही है, भारत की कोशिश भी रही है कि पहले प्यार से वार्ता के द्वारा टेबल के जरिए बातचीत हो जाए, सामान्य तौर से युद्ध जैसी स्थिति ना हो, किसी तरह की जनहानि ना हो, और वही हमने इस मामले में भी कोशिश की शुरुआती दौर से। लेकिन चाइना है जो मानता ही नहीं है। कर्नल अनुपम जेटली सर का रुख करेंगे। सर, एक अहम बात यह भी है कि अब चाइना अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी बातें वो रख रहा हो, लेकिन अगर हम रूस की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले या दूसरी कंट्रीज की बात कर ले, सब भारत के साथ नजर आ रहे हैं, चाइना अलग थलग होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अब जो ये कर रहा है, ये इसकी बौखलाहट ही है कि कहीं भी ये स्थिर नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसकी दो चीजें हैं जिन पर मैं जवाब दूंगा जी। नंबर एक, कि चाइना बाकी विश्व में अलग थलग क्यों हो रहा है, और विश्व की ताकतें जो हैं वो हमारे देश के तरफ क्यों अपना मान दिखा रही है। जी। चाइना ने हर कंट्री को डोमिनेट करने की कोशिश की है, चाहे वो आर्थिक हो, व्यावसायिक हो या साइंटिफिक हो। हर कंट्री के खिलाफ चाइना ने कभी ना कभी, एक दशक पहले उन्होंने जर्मनी के खिलाफ अपना साइबर अटैक किया था। तो ये दुनिया काफ़ी परेशान है चाइना के नेगोशिएशन से, चाइना के तरीकों से, और चाइना के जो उनकी सोच है उससे। जी। दूसरी बात, हिंदुस्तान जो है वो अब तक पिछले 55 साल से इस कोशिश में रहा कि वार्ता के जरिए हम अपना जो बॉर्डर का इश्यू है वो चाइना के साथ सुलझा लें। परंतु चाइना ने 55 साल हमारे साथ कभी भी वफादारी नहीं दिखाई बातों में, बात कुछ करना और जमीन पर कुछ और करना। एक चीज जो अब भारत का रुख बदला है, अक्साई चिन्ह हमारा है। हम एलएसी को नहीं मानते, हमें पूरा अक्साई चिन्ह चाहिए। और जब हमारी टेरिटरी है और चाइना ने उस पर कब्जा किया हुआ है, तो हम बातचीत के जरिए जब सुलझाना चाह रहे हैं, चाइना उस पर दबाव हम पर बनाकर, और हर कुछ महीने बाद, गलवान के 65 दिन के बाद, फिर वो एक साउथ पेंगोंग त्सो में थाकुंग जगह पर अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है वो अपनी टेरिटरी की रक्षा कर रहा है और सक्षम है रक्षा करने में। और क्योंकि हम दूसरे देश पर आक्रमण नहीं कर रहे, इसलिए दुनिया की ताकतें हमारे साथ बिल्कुल। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, इससे पहले भी सर, जब हम जून की बात करते हैं, पहली बार वार्ता हुई थी, हमने कई बार चर्चा भी की इस मुद्दे को लेकर कि आगे सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने बेहतर है, कितना सख्त सेना को भी होना होगा, जबकि हमारी सेना भी तैयार है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का मुखपत्र कहा जाता है, उसने आज ही उसमें लिखा है कि चाइना से पंगा लेकर भारत ठीक नहीं कर रहा है, भारत को भुगतना होगा। जबकि सच्चाई और मौजूदा स्थिति सबको पता है कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में है। वो चोटियां जहां पर चीन कब्जा करना चाहता है, वहां पर भी मजबूत स्थिति में अगर कोई है तो वो भारत ही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो दावे चीन कर रहा है या जो हरकतें अब कर रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, वो उसकी सिर्फ बौखलाहट है और उसका फायदा कहीं से चीन को नहीं मिलने वाला है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को डिबेट के लिए लाई, क्योंकि मैं देख रहा था पूरे देश के जितने भी हमारे चैनल्स हैं,
अभी तक सीरियसली किसी ने नहीं लिया, आप बधाई के पात्र हैं। जी शुक्रिया। दूसरा जो आपने बात कही चीन को जो समझने के लिए मेरे से पहले दो वक्ताओं ने, हमारे सैनिक अधिकारियों ने बताया, तो वो एक नजरिया है। मैं यहाँ देश के नागरिकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि चीन वो देश है जिसको बिगाड़ा भारत ने है। अब जो बदला हुआ भारत इसको दिख रहा है, सन 47 से लेकर के 50 से लेकर के 60 से लेकर के 90 से लेकर के 2010 जब पहली बार चीन ने यूएन में कहा था कि ये JNK का मसला उठाया था, उस समय के बाद से लेकर के जो पिछली जो हमारी 5 अगस्त 2019 आई थी, उसके अंदर जो बदला हुआ भारत चीन को दिखाई दिया है, उसके बाद चीन तड़फ रहा है, मैं ऐसा कहता हूं। और तड़फ क्यों रहा है आपको ये समझना पड़ेगा, नागरिकों को समझना पड़ेगा। ये एक जगह फिंगर 8 पे आ गया, या दौलत बेग ओल्डी में आ गया, या अभी अपना जो लेटेस्ट ब्लैक टॉप पे आ गया, हेलमेट पे आ गया। इसको मैं थोड़ा सा एक पहले इतिहास में छोटा सा जाना चाहूंगा। आप देखिए कि जो चीन का जिस दिन से 5 अगस्त का हमने फैसला किया कि POK वापस लेना है, और हमने हमारी 2 यूनियन टेरिटरी बना दी, और उसके अंदर बहुत क्लियर कहा था हमारे होम मिनिस्टर ने कि दिस इंक्लूड्स एक्साइज चीन ना। उस दिन से चीन के कान खड़े हो गए कि मुझे जो चीन का, अब आप देखिए चीन की लोकेशन ऐसी है, जैसा भी जेटली साहब ने बताया कि वो दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है, और कोरोना की महामारी में तो उसका जो बेड़ा था वो गर्क हो चुका है, इकोनॉमिकली वो डाउन स्लाइड पे है, और दुनिया के 18 देश तो उसको घोषित कर चुके हैं कि चीन हमारा दुश्मन है। उसके अंदर से अगर उसका व्यापार है, कहीं से वो आ जा नहीं सकता है। तो जो CPEC एक रास्ता था जो चीन ने 2013 में उसकी शुरुआत की थी, और उसने सोचा था कि ये हमारा पूरा हो जाएगा तो उसको दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, चीन वो पाकिस्तान को दबा लेगा। लेकिन जो ही हमारा ये 5 अगस्त का जो हमारा बदले में भारत का जो फरमान भारत की सरकार से आया, और बधाई देना चाहूंगा मोदी जी को, ऐसे लीडर उन्होंने जो करके दिखाया। चीन को ये लग गया कि मेरा CPEC बंद होगा, क्योंकि भारत ने दावा ठोक दिया। और उसके बाद अभी जो चीन ने गलवान में जो हरकत की, मेरा ये मानना है कि वो गलवान को जो दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा करना चाहता था, जिस प्रकार से चुपचाप, मैं मानता हूं हमें पता नहीं लग पाया कि कब वो आगे इतना बड़ा उनका डेवलपमेंट, उनका वो सारे हथियार साजो सामान आ गया, वो कब्जा उसका सफल नहीं हुआ। गलवान में हमारे बलवानों ने जो उसको पटकनी दी, उससे ये क्लियर हो गया कि चीन वहां सफल नहीं हो सकता। अब वहां उसका पेट नहीं भरा। जहां तक ये इतिहास की बात है, फिंगर 4 फिंगर 8, देखिए भारत के नागरिकों को समझना पड़ेगा, चीन को समझना पड़ेगा कि चीन हमारे देश के इलाके में 62 में आया था। जो ये देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो चर्चा करती है ना, जो ये कहती है अंदर आया कि नहीं आया, बाहर आया, अरे भाइयों आंख खोल लो, ये 62 में देश में घुसा था, और हर हिस्सा जो POK जो एक्साइज चीन है, चीन हमारे कब्जे में बैठा है। ये फिंगर 8 की जो चर्चा करते हैं, जो आज ब्लैक टॉप, ये सारा हमारा इलाका है। और मैं कहता हूं जो चीन अब अकेला पड़ गया है, और चीन को पता है कि POK जाएगा, एक्साइज चीन जाएगा। रही बात जो अभी आपके जो सवाल जो जिस तरह का हो रहा है कि ये क्या सफल होंगे नहीं सफल होंगे, मैं आपको बता दूं साहब, बदले हुए भारत में बदले हुए राजनेता है, बदला हुआ समाज है, बदले हुए युवा है, और बदली हुई सेना है, जहां CDS है, जहां एक सिंगल पॉइंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिलिट्री ऑपरेशंस की। तो मैं मानता हूं चीन को पता है, वो कोशिश करेगा। ये लड़ाई झगड़े यहां चलता रहेगा, पर चीन जानता है देर सवेर उसको एक्साइज चीन खाली करना पड़ेगा। भारत तैयार है, ये बदला हुआ भारत है, और दुनिया में जिस तरह चीन अलग थलग पड़ गया है, अगर आज भारत ने उसको स्ट्राइक नहीं किया, हो सकता आने वाले कई वर्षों तक ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और भारत भी अब सख्त है, सख्त मूड में है, ये साफ नजर भी आ रहा है। लेकिन मनीष पारिक जी, अभी जिससे 1962 का जिक्र भी देवानंद सर ने किया, उस वक्त भी चाइना में भुखमरी थी, और आज भी हालात चाइना में भुखमरी के हैं, क्योंकि एक सर्वे हुआ चाइना में जिसमें वहां की जनता ने ही नकारा है जिनपिंग को, और जिनपिंग से ज्यादा नरेंद्र मोदी की सराहना की है। इस सर्वे में सामने आया है। ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि भुखमरी हो, बाढ़ जैसे हालात हो गए हों, कोरोना की वजह से दुनिया के दूसरे देशों की छोड़िए, चाइना में भी लोगों की पूछ परख वहां की सरकार ने नहीं की, जिनपिंग ने नहीं की, और पूरी तरह से फोकस अगर है तो इन्हीं सब नाकाम हरकतों को अंजाम देने में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का भी फैसला या मौजूदगी रही है वहां पर पहुंचना LAC पर, और हमारे जवानों को भी उत्साहित करना, सेना को छूट देना, ये एक अहम कदम रहा है।
नहीं श्वेता, बात तो है ही है, क्योंकि मनोबल ऊंचा रहेगा तो सब ठीक रहेगा। और मनोबल में जो मजबूत प्रधानमंत्री ने मजबूत फैसले, कर्नल साहब ने कहा मजबूत फैसले करे तो लोगों का मनोबल ऊंचा होता है। मनोबल ऊंचा होता है तो उनको ये पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। मजे की बात ये थी, इधर गलवान में नो मैंस लैंड पे काम हो रहा है, इधर हिंदुस्तान के बच्चों से पबजी में 250 रुपए मांग रहा है वो। आप समझिए, तो ये जो दोनों चीजें हैं लोगों को एक्सपोज हुआ है। हमने सफेद कबूतर उड़ाए हैं, हमने पंचशील के सिद्धांतों पर चलाई किया है, लेकिन अब वो जमाना बदला है। कर्नल साहब ने बहुत पुरजोर शब्दों में कहा है और सही बात, ये बात उभर कर आई है। 3 बातें हैं जो सिविलियन राइट्स होते हैं, उनके नाम पर हमेशा दूसरे देश को दबाने की बात होती है। भारत में अब ये हो नहीं सकता। एक, क्योंकि ये भी होता है, आपने देखा है पाकिस्तान ने कहा हमारे गड़बड़ हो रही है, चाइना ने कहा ये गड़बड़ हो रही है। मोदी जी के काज में, राज में ये बात खत्म हो गई। दूसरी बात, जो सामर्थ्यशाली बात है वो 2 तरह से थी। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी था। पहले भारत में किसी भी चीज का बहिष्कार होता नहीं था। अब आराम से हो रहा है। कोई भी आदमी कहता है हेल विद द चाइना, कोई भी कह रहा है, और पहले नहीं था। उसका कारण है मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत सरकार और हमारे बुलंद मनोबल है, उसके कारण ये हुआ है। तीनों बातें सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स पर कमजोर साबित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये उसके लिए पैसा खर्च करना जानते हैं, हथियार मांगना जानते हैं, और उसके साथ मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी है। 4 बातें चाइना के साथ जो हमारी मुसीबत की थी वो थी गलवान के एस्पेक्ट पर, नो मैंस लैंड पर, चोटियों पे कब्जे की बात पे, पैरेलल सड़क की बात पे, और एक पाकिस्तान के रास्ते जाकर दक्षिण खाड़ी में रास्ता बनाने की बात पे। चारों में चाइना को मुंह की खानी पड़ी है, आपने खुद ने कहा है। तो ये जो मनोबल की बात है, ये जो डिसीजन मेकिंग की बात है, निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री, निर्णय लेने वाली सरकार और सारी जनता उनके साथ अपने आप खड़ी होती है, इसका ये सबूत बिल्कुल। बना क्योंकि है। हमेशा चीन कोशिश करता रहा है भारत को दबाने की, और हमारा शांत होना या हमारा मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की जो हमारी नीति रही है उसको वो कमजोर समझता रहा है। और शायद अब ये वक्त आ गया है कि कमजोरी नहीं, ये हमारी संस्कृति है, और इसलिए अब उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार भी है। नोरत गुर्जर जी भी हमारे साथ हैं। नोरत जी, पहले 59 ऐप, फिर 47 ऐप और अब 118 चीनी ऐप को बैन किया गया, यानी कुल 224 ऐप को बैन किया गया। यानी कि हम जमीन पर तो मौजूद ही हमारे जवान यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन डिजिटल स्ट्राइक भी साथ साथ सरकार कर रही है। कम से कम इस पहल की, इसकी तो तारीफ करेंगे आप? ये कदम बेहतर है। श्वेता जी, देखिए, जो केंद्र की सरकार है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, आपने देखा कि कुछ समय पहले जब गलवान घाटी के अंदर हिंसक झड़प हुई थी, तब हमारे देश के काफी सैनिक मारे गए थे। लेकिन जिस तरह के हालात आज देश के हैं, बार बार जो चाइना की तरफ से है, हमारी जो नियंत्रण रेखा है उस पर अटैक किया जा रहा है, किसी न किसी प्रकार से नापाक हरकत की जा रही है। ये कतई ठीक नहीं है। और इसमें चाहे हमारे देश की जो गृह मंत्री जी है या हमारे विदेश मंत्री है, वे देश के प्रधानमंत्री जी का कमजोर नेतृत्व हमको दिखता है। कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक जवाब मत दीजिए जो हमारी नोरत गुर्जर जी, हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखें? नोरत गुर्जर जी, जवाब हमेशा हम राजनीतिक तौर पर, फायदे नुकसान के तौर पर क्यों देखें? अगर कुछ बेहतर होता है तो तारीफ होनी चाहिए। जी, वो तो सचिन पहले इनका पूछो पहले। इनको नहीं, आप रुकिए, इनको एक चीज बताइए, ये राजनीतिक डिबेट नहीं है। देखिए, नहीं, लिसन, आप सुनना पड़ेगा। ये बंद किए केंद्र सरकार ने, कर सकते, लेकिन अच्छा कदम है केवल ना? ये बंद करने से ये सीमाओं के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है, देखिए दोनों स्ट्राइक। चलिए नोरत गुर्जर जी, प्रधानमंत्री की जरूरत ये है। सेना का चलिए ठीक है नोरत गुर्जर जी, दोनों तरीके से। ये सरकार को या सैनिकों को कमजोर मत करो। आपको शर्म करो यार, कहां से बात आ गई? गलवान में कहां से प्रधानमंत्री आ गए? आज देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। अरे सुनो, बेरोजगारी, महंगाई बलवानों ने पूरी तरह से आर्थिक हालात से जूझ रहा है। सैनिक आए थे। आर्थिक पाबंदियां, चलिए ठीक है नोरत गुर्जर जी, आर्थिक पाबंदियों से ये सारा समाधान नहीं हो सकता। ठीक है नोरत गुर्जर जी, नोरत गुर्जर जी, हम तो चीन पे बात कर रहे हैं, भारत की मौजूदा मजबूत स्थिति की बात कर रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। नोरत जी चलिए ठीक, जैसे देश को कमजोर करते हैं, इनको हटा दो स्क्रीन से। आपको पता भी है गलवान क्या है, आपको पता भी है क्या है। मुंह तोड़ ठीक है ठीक है नोरत गुर्जर जी, हमारी सेना सही है, हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है, हिंदुस्तान की सेना पूरे विश्व में सबसे मजबूत है। ब्लैक टॉप को कब्जा किया है, वहां पर सैनिक गए हैं, पता भी है ब्लैक टॉप क्या है।
यहां प्राइम मिनिस्टर कमजोर, सीएम कमजोर। ये बंद करो देश को गुमराह करना। ये सैनिकों के मनोबल और देश के मनोबल का सवाल है। और वहां पर सैनिक -20 डिग्री में बैठे हैं और आप यहां चर्चा कर रहे हो कि सैनिक रोज हमले हो रहे। चीन की कोई हिम्मत नहीं है। चीन को जवाब दिया था, उनके 100 धराशायी किए। अखबार पढ़िए, अखबार में 100 उनकी जो कब्रें हैं उनकी फोटो आई है। आप बातें कर रहे हैं कमजोर, सेना कहीं कमजोर नहीं है। बिल्कुल सेना कमजोर नहीं है, भरोसा है, भरोसा सेना पर है। देवानंद जी हमको बिल्कुल कमजोर ठीक करते हैं, ठीक है, आपको स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है देवानंद जी, बिल्कुल चीन कमजोर है, भारत कमजोर नहीं है और भारत ये दिखा रहा है और आगे भी दिखाएगा। चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, अभी भले ही वो कितनी भी बातें यहां पर कर ले। जनरल सीपी सिंह जी, सर एक और बात है, चीन ठीक है अलग थलग पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी तो नहीं बनेगी कि चीन थर्ड वर्ल्ड वार कराना चाहता हो? भले ही वो अकेला एक तरफा पड़ जाए और दूसरे मजबूत देश भी सब भारत के साथ आज भी हैं, और ऐसी स्थिति को लेकर के आपको लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश है या उससे पहले ही चीन को जवाब मिल जाएगा? देखिए, चीन के लिए अपनी इमेज बहुत मायने रखती है जी। वो दुनिया में बिजनेस करता है और इनके जीपिंग के टाइम पे उस इमेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करने की उन्होंने कोशिश करी है कि हम एक भरोसेमंद कंट्री हैं और हमारे साथ बिजनेस करिए, और वो उस बिजनेस के थ्रू दुनिया के छोटे कंट्रीज़ को डोमिनेट करना चाहते हैं। अब वो देख रहा है नंबर 1 सुपर पावर बनने का सपना। अगर उसको यहाँ पे इंडिया से ही मात मिल जाती है या एक रीजनल पावर के द्वारा ही वो रुक जाता है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी हार है। उसकी जो इमेज है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो अब चाइना को समझ नहीं आ रहा है कि अपनी उस इमेज को कैसे बचाए, क्योंकि भारत ने ही उसको रोक लिया, अमेरिका का और दूसरे देशों का तो नंबर नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में हर एक देश के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, वो सबसे पहले अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं और सबको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ती है। तो ये जो लड़ाई है भारत की, हमारी जो सरहद की लड़ाई है, हमारे जो अक्षय चिन्ह को लेने की लड़ाई है, जैसे कल देवानंद ने बढ़ा, इसको लेने में हमारी फौज पूरी तरह सक्षम है और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी बोल्ड डिसीजंस लेने में काबिल है। तो अगर ज़रूरत पड़ी, देखिए कोई भी आदमी युद्ध नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, चाइना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें बर्बादी होती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम काफ़ी सक्षम हैं कि चाइना को उसका मुंह तोड़ जवाब दें, और चाइना इसी बात से डर रहा है कि ये बात अब नेगोशिएशन से सॉल्व हो जाए और उसकी एक इमेज बची रहे, एक फेस सेविंग बची रहे दुनिया में, और उसको और ज़्यादा इससे ज़्यादा अपनी इमेज में धक्का ना लगे। बिल्कुल, तो एक तरफ इमेज संवारने और बनाए रखने की भी कोशिश है, तो दूसरी तरफ बौखलाहट भी चीन की है, जो इस तरह से इनडायरेक्टली ही सही लेकिन धमकियां देने की कोशिश भारत को जरूर ये चीन कर रहा है। कर्नल जेटली सर, एक अहम बात ये भी है कि अब अगर जैसे हमने बात भी की थर्ड वर्ल्ड वार की, कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कौन किसके साथ, क्योंकि चीन की एक नीति हमेशा रही है, खासतौर से अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, आर्थिक रूप से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करता है उनकी और फिर उनको अपने काबू में कर लेता है। फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल की भी तेवर किस तरह से अभी कुछ महीनों पहले ही वो आंखें दिखा रहा था भारत को, ये उसकी नीति रही है। ऐसे में अगर थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति बनती भी है तो कौन किसके साथ रहेगा, अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो? क्योंकि S-400 की बात है, रूस ने भारत को देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने चीन को मना कर दिया। देखिए, चीन का व्यावसायिक और व्यापारी एक रुख है जी, और हर एक देश को पता है, जो छोटे देश हैं जहां वो इन्वेस्ट कर रहा है, कि अगर वो चीन का कर्ज वापस नहीं कर पाए तो उस हालत में चीन उनके देश का वो पर्टिकुलर हिस्सा जहां वो काम कर रहा है, जैसे हमनटोटा उन्होंने श्रीलंका में लिया, इसी तरीके से वो उस देश के काफी हिस्से लेंगे। पाकिस्तान के हिस्सों में ग्वादर और सब पे उसका कब्जा हो गया है। इसलिए चीन जो आर्थिक मदद दे रहा है, उसको नेपाल ने कुछ हद तक कहा कि आप हमारे लिए काम करिए, मगर उस नेपाल के मन में भी डर है कि चीन हमको कहीं ना कहीं दगा देगा। और जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनको दरकार नहीं है कि चीन उनके देश में आके कोई उनकी तरक्की करे। चीन के अपने दुश्मन चीन के चारों तरफ हैं। अगर आप चीन का साउथ चाइना सी देखें तो वहाँ जितने भी कंट्री हैं, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, जितने भी, वो सब चाइना से भयभीत हैं और चाइना के खिलाफ बाकी चाहे यूएस हो या इंडिया हो उनको जगह देने को तैयार हैं ताकि उनका डोमिनेशन चाइना ना कर पाए। अगर किसी भी तरीके से चाइना ये कोशिश करता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर करने की कोशिश करें, तीसरा विश्व युद्ध, तो उसमें चाइना अकेला ही लड़ेगा और चाइना की आर्थिक स्थिति
ऐसी नहीं है, जो कि दुनिया को भी पता है और चाइना के लीडर्स को भी पता है कि वो इस समय इस महामारी के और इस आर्थिक स्थिति के बाद जहां जीडीपी चाइना की भी नीचे जा रही है, वो किसी भी युद्ध में आगे बढ़े। उसको अपनी सोच बदलनी होगी और हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़कर समझौता करना पड़ेगा, जो आज तक उसने नहीं किया। टेबल्स हैव चेंज्ड, रुख चाइना का बदल गया है और हिंदुस्तान ने अपना रुख सख्त किया हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब बदले हुए हिंदुस्तान की तस्वीर के सामने चाइना को घुटने टेकने पड़ेंगे। बिल्कुल, चाइना को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। कर्नल देवानंद जी, अभी जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे, डिजिटल स्ट्राइक भी भारत ने की है। पहले 59 ऐप, फिर 47, फिर 118, यानी कुल 224 ऐप को बैन किया है, ये चीनी ऐप्स को। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी कई चीजें हैं, हम अलग अलग तरीके से ही दूसरे देश को अपने काबू में करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार चाइना का तो यही है। हर छोटे देश की बात करें, बड़े देश की बात करें, उसके ऐप, वो जिस तरह से बाजार अपना फैला रहा है और कब्जा करके रखा हुआ है, आर्थिक तौर पर मजबूत वो शायद इसीलिए है। तो एक बड़ा कदम ये जरूर माना जाएगा इसे बैन करना। जी, सबसे पहले तो मैं कर्नल जेटली साहब को बधाई देना चाहूंगा जिस प्रकार से इन्होंने इस पूरे चीन की स्थिति को बताया। मैं यहीं पर एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, तीसरा जो विश्व युद्ध की जो बात हुई अभी, मैं ये मानता हूं तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। कोई भी विश्व युद्ध या कोई युद्ध एक दिन में शुरू नहीं होता कि आज मिसाइल फायर हुई। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन गिर चुका है दुनिया में सामरिक दृष्टि से। दूसरा है कि भारत सामरिक दृष्टि से दुनिया में ऊपर उभर के आया है। ये बदला हुआ भारत है, जैसे जेटली साहब ने कहा, बाकी भी हमारे पैनलिस्ट ने कहा। इस बदले भारत में मैं एक, जो मेरे साइड में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, ये प्रधानमंत्री जी को सारा श्रेय देते हैं, पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, यह श्रेय जाना चाहिए भारत के नागरिकों को, क्योंकि भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उन्होंने उनको ताकत दी है। और आज बदला हुआ भारत है, चीन को तीसरा विश्व युद्ध में पटकनी खानी पड़ेगी और वो रास्ता बनेगा भारत, क्योंकि दुनिया में अमेरिका, जो बाकी छोटे मोटे देश, अमेरिका बहुत दूर पड़ता है साहब, और बाकी देश हैं जो 18 देशों से लड़ने की काबिलियत नहीं है। और भारत में जो स्थिति आज है, भारत ने पिछली साल क्लियर कर दिया था। तो जहां तक ताल्लुक है, चीन को जेटली साहब ने कहा घुटने टेकने पड़ेंगे, वो टेक चुका है। अब वो रास्ता ढूंढ रहा है कि भारत के साथ क्या मैं लड़ाई लड़ूं या कोई तरीका निकालूं। जो भी निकाल ले बेटा चीन, आपको जाना है पूरे एक्साइज चीन से। और जो सी पैक है, वो हमारी टर्म्स और कंडीशन पे भारत सरकार, मोदी जी आप सुन लो, आपने सी पैक अपनी टर्म्स पे चीन को घुटने टिकाने हैं। जहां तक सेना का ताल्लुक है, वी आर वेल प्लेस्ड, मिलिट्री इज वेल प्लेस्ड, वी आर वेल एक्सपीरियंस्ड, वी विल थ्रो द चाइनीज ब्लडी आउट ऑफ आवर नेशन। नंबर 1। नंबर 2, आपने दूसरा ये कहा कि जो जिस तरह के ये इकोनॉमिक उनको दबाव है चीन पे, छोटे छोटे एक्शन है। मैं मानता हूं युद्ध के दौरान कोई भी छोटे से छोटा एक्शन जो दुश्मन को कमजोर करता है, उसकी उतनी बड़ी भूमिका है जितनी सबसे बड़े फैसले की होती है। बिल्कुल ठीक। तो ये सारे जरूरी हैं। और इन जरूरी पूरी बातों में जो मैं देश से एक बात करना चाहता हूं, जो हमारे कबूतरबाज हैं, जो हमारे पीसनिक्स हैं, जो हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो देश के अंदर, जैसा कुछ दिनों पहले हमारी चर्चा हो रही थी, 2 फ्रंट, मैं कहता हूं 2.5 फ्रंट है। ये जो 0.5 फ्रंट, ये वो लोग बैठे हैं देश में जो सरकार और देश का, सेना का मनोबल गिराते हैं। उनको जो नेगेटिव चर्चा करते हैं, पहली बात तो उनको पता नहीं होता जी, क्या पता है उसे एक बैठे हुए एसी वाले हॉल में कि लेह लद्दाख ब्लैक टॉप क्या है, फिंगर 8 क्या है, फिंगर 6 क्या है, फिंगर 5 क्या है। और दूसरी बात, वो नेगेटिव बातें करते हैं, हमें उनको रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि नेगेटिव जो हमारे मोराल को डाउन करती है, उसको हम स्पेस ना दें। चलिए सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक लाइन की बात हम जरूर ये कह सकते हैं कि नकारात्मक होने से बेहतर है कि सकारात्मक रहिए। देश में सेना हमारी बहुत मजबूत है, बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सख्त देश हो चुका है, भारत हो चुका है चीन के खिलाफ, तो चीन को मुंह की खानी ही पड़ेगी, बस थोड़े इंतजार की जरूरत है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।